नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पुस्तक के अपने चतुर्थ अध्याय को पढ़ रहे थे। हमारे पुस्तक के चतुर्थ अध्याय का नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। तो हम इस अध्याय के अब तक 5 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय का छठा और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं और इस भाग में हम अभ्यास प्रश्नों के दूसरे हिस्से को हल करेंगे। प्रश्न 1 है, बौद्धिक ज्ञानोदय किस प्रकार समाजशास्त्र के विकास के लिए आवश्यक है। तो समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति के लिए, उसके विकास के लिए बौद्धिक ज्ञानोदय ने क्या भूमिका निभाई, ये किस प्रकार आवश्यक था, ये जानते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ, जिसे बौद्धिक ज्ञानोदय के नाम से जाना जाता है। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 18वीं शताब्दी के अंदर जो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र था, वहाँ पर विश्व के बारे में, संसार के बारे में सोचने विचारने का एक बिल्कुल नया और काफ़ी ज़्यादा मौलिक दृष्टिकोण जो था वो उत्पन्न हुआ और इसे ही हम बौद्धिक ज्ञानोदय का नाम देते हैं। ज्ञानोदय ने एक तरफ मनुष्य को ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, तो दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की प्रमुख विशेषता बताया। तो इस ज्ञानोदय ने एक तरफ तो मनुष्य को ब्रह्मांड के एक केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, ये बताया कि मनुष्य एक प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताया। विवेकपूर्ण तथा आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता ने मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया। तो मनुष्य का ये विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण था, ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ और इस मनुष्य की जो क्षमता थी, ये संपूर्ण मनुष्य के जो विश्व को देखने का नज़रिया था, उसमें परिवर्तन लाने के लिए सक्षम हुई। इसने मानव को ज्ञान के पात्र की उपाधि दी और इसी के फलस्वरूप मानव को ज्ञान के पात्र की उपाधि प्राप्त हुई। साथ ही उसे ही पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार सकते थे। इसी के साथ यह तथ्य भी स्थापित हो गया कि उन्हें ही वास्तव में पूर्ण रूप से हम मनुष्य कह सकते हैं जो कि विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार कर सकते थे। जो इस योग्य नहीं थे उन्हें आदि मानव या बर्बर मानव कहा गया। जो ये विवेकपूर्ण चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन करने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए आदि मानव या बर्बर मानव जैसे शब्द उपयोग लिए गए। चूँकि मानव समाज मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसका युक्ति संगत विश्लेषण आवश्यक था। इस विश्लेषण के लिए प्रकृति, धर्म संप्रदाय व देवी देवताओं के महत्व को कम करना आवश्यक था। अब चूंकि मानव समाज जो है वो मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है, इसका एक युक्ति संगत विश्लेषण या इसका एक तार्किक विश्लेषण करना आवश्यक था और इस विश्लेषण हेतु प्रकृति, धर्म संप्रदाय और देवी देवताओं का जो महत्व था उसे कम करना भी आवश्यक माना गया। क्योंकि ज्ञानोदय से पूर्व मानव जगत को जानने समझने के लिए इन्हीं पर निर्भर थे। तो वास्तव में ज्ञानोदय से पहले की जो स्थिति थी, उस समय मानव जगत को समझने के लिए प्रकृति का, देवी देवताओं का ही सहारा लिया जाता था। तो इस निर्भरता को अब कम किया गया। बौद्धिक ज्ञानोदय ने मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर वैज्ञानिक सोच के दृष्टिकोण को स्थापित किया, जो समाजशास्त्र के विकास के लिए अति आवश्यक था। तो वास्तव में ये जो बौद्धिक ज्ञानोदय था, इसी ने ही मानव के दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन लाया और इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक सोच के दृष्टिकोण को स्थापित किया गया। इस प्रकार ये जो वैज्ञानिक सोच का दृष्टिकोण था, यह समाजशास्त्र विषय के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्रश्न संख्या 2 है, औद्योगिक क्रांति किस प्रकार समाजशास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी है। तो औद्योगिक क्रांति कैसे महत्व रखती है समाजशास्त्र विषय के उत्पत्ति के संदर्भ में, आइए जानते हैं। औद्योगिक क्रांति समाजशास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी है क्योंकि पहला,
औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन आया। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि औद्योगिक क्रांति के कारण ही जो उत्पादन व्यवस्था थी उसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति से आधुनिक उद्योगों की नींव रखी गई। इसके कारण नई मशीनों का आविष्कार हुआ तथा ऊर्जा के नए साधनों का औद्योगिक कामों में उपयोग हुआ। तो बिल्कुल औद्योगिक क्रांति जो हुई उसके कारण ही जो आधुनिक उद्योग थे उनकी नींव रखी गई और इसके साथ ही नई मशीनों का भी आविष्कार हुआ तथा ऊर्जा के जो नए साधन थे वो विकसित हुए और उन नए साधनों का भी औद्योगिक जो कार्य थे उनमें उपयोग होने लगा। दूसरे, इसने श्रम तथा बाजार को नए ढंग से व बड़े पैमाने पर संगठित करने के तरीके विकसित किए। दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ कार्य हुआ वो ये था कि श्रम तथा बाजार को एक नए तरीके से एक बड़े पैमाने पर संगठित करने के कुछ नए तरीके विकसित हुए। फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति ने औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाया, उत्पादन प्रक्रिया को सुगम बनाया। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने औद्योगिक उत्पादकता को काफ़ी बढ़ाया और उत्पादन प्रक्रिया को भी सुगम बनाया। इससे अधिक उत्पादन होने लगा और उत्पादन बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व के बाज़ारों के लिए किया जाने लगा। तो इस कारण जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो काफ़ी सुगम उत्पादन प्रक्रिया के कारण अधिक उत्पादन होने लगा। तो औद्योगिक उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन प्रक्रिया में सुगमता आई और इसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। क्योंकि उत्पादन बढ़ा तो उत्पादन के पैमाने बड़े किए गए और संपूर्ण विश्व के बाज़ारों के लिए अब उत्पादन किया जाने लगा और इन उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल भी विश्व भर से प्राप्त किया जाने लगा और ये जो उत्पाद बनाए जाने लगे एक बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व की पूर्ति के लिए, इन उत्पादों के निर्माण के लिए जो भी कच्चा माल आवश्यक था वो सभी कच्चा माल विश्व भर के अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त किया जाने लगा। दूसरा प्रभाव है सामाजिक जीवन में परिवर्तन। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आया। तो जैसे जैसे उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ उसके कारण ही सामाजिक जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आया। उद्योगों का केंद्रीकरण शहरी क्षेत्र में होने से नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई, नगरों का विस्तार हुआ, सामाजिक आर्थिक विषमताओं में वृद्धि हुई, गांवों में आए मजदूरों ने श्रम की मांग को पूरा किया, साथ ही शहरों में झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का निर्माण हुआ। तो जो सामाजिक जीवन है उस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा इस औद्योगिक क्रांति का। तो जैसे उत्पादन व्यवस्था परिवर्तित हुई तो सामाजिक जीवन में भी प्रभाव पड़ने लगा और उद्योगों का केंद्रीकरण जो था वो शहरी क्षेत्रों में था और इस कारण से शहरी क्षेत्रों में नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होने लगी। नगरों का काफ़ी विस्तार हुआ और इसके साथ ही जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं थी वो और अधिक बढ़ने लगी। इसके अलावा गाँवों से मजदूर आने लगे और जो श्रम की मांग उत्पन्न हुई थी उस श्रम की मांग की पूर्ति उन्होंने की। इसके साथ साथ शहरों में उन गांवों से आए हुए मजदूरों ने रहना जब प्रारंभ किया तो झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। शहरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ा, यहाँ ऊंच नीच की विषमताओं में बटा विशाल जनसमूह थोड़े मगर सघन आबादी के भीड़ भाड़ बड़े इलाकों में रहने लगा। तो जब लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करने लगे, झुग्गी झोपड़ी वाली जो गंदी बस्तियां थी उनका विस्तार होने लगा। इसके साथ साथ शहरों में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक हो गया और यहाँ ऊंच नीच की विषमताओं में बटा हुआ विशाल जनसमूह रहने लगा, यानी सभी प्रकार के लोग यहाँ पर एक साथ रहने लगे। तो ये सभी लोग थोड़े मगर सघन आबादी के भीड़ भाड़ भरे इलाकों में अब रहना शुरू हुए। तीसरा प्रभाव, नई राजकीय जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को नए ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। अब इस प्रकार के जो औद्योगिक परिवर्तन हुए, जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उसके फलस्वरूप जो राजकीय जिम्मेदारियां थी उनमें भी परिवर्तन आए और इन नई राजकीय जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए जो शासन तंत्र था उसको भी अब और नए ज्ञान की आवश्यकता हुई। शहरों में सामाजिक जीवन में परिवर्तन आने से राज्य के समक्ष स्वास्थ्य,
सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों व व्यवसायों पर नियंत्रण व सर्वांगीण विकास जैसे सार्वजनिक सामूहिक विषयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। तो अब राज्य की जो जिम्मेदारियां थी उसमें कई नई चीज़ें जुड़ गई। तो शहरों में जैसे जैसे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया तो राज्य के समक्ष स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। सफाई व्यवस्था की एक नई जिम्मेदारी उनके ऊपर आई। इसके साथ आपराधिक गतिविधियों पर और व्यवसायों पर कुछ नियंत्रण की जिम्मेदारी भी आई। उसके अलावा सर्वांगीण विकास जैसे मुद्दे भी उठने लगे और इन मुद्दों से या सार्वजनिक जो सामूहिक विषय थे इनके नई जिम्मेदारियां अब शासन तंत्र को उठाने के लिए तैयार होना था। इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। नए ज्ञान के लिए उभरती मांग ने समाजशास्त्र के अभ्युदय व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार जो शासन तंत्र को एक नई जानकारी, नए ज्ञान की आवश्यकता ऐसी स्थितियों में उत्पन्न हुई। इस नए ज्ञान की जो उभरती मांग थी, इस उभरती मांग को पूरा करने के लिए ही वास्तव में समाजशास्त्र जैसे विषय की उत्पत्ति हुई। किसी भी समाज को समझने का आधार वहाँ के राज्य द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक सूचना बनी जो इसके सामाजिक संकायों की देखरेख करती है। समाजशास्त्रीय चिंतन इसी चिंतन मनन का परिणाम है। तो किसी भी समाज को समझने का जो मुख्य आधार है वो वहाँ उस क्षेत्र विशेष में जो लोग रहते हैं, उनका जो राज्य है, उस राज्य के द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक सूचनाएं ही वास्तव में उस समाज विशेष को समझने का आधार बनी। और सामाजिक संकायों की देखरेख में ये कार्य हुआ। समाजशास्त्रीय चिंतन वास्तव में इसी समाजशास्त्रीय जो चिंतन है वो इसी प्रकार के सोच विचार का एक परिणाम माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, उत्पादन के तरीकों के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के तरीकों के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं जानते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि वह उत्पादन के तरीकों पर आधारित होती है। तो बिल्कुल कार्ल मार्क्स ने ये माना कि अर्थव्यवस्था जो है वह उत्पादन के तरीकों पर ही आधारित होती है। इसमें उत्पादक शक्तियों तथा उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। तो इस उत्पादन के तरीकों में मार्क्स ने उत्पादन शक्तियों को और उत्पादन संबंधों को दोनों को शामिल किया है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार उत्पादन के तरीकों के घटकों को मोटे रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो मार्क्स का मानना था कि उत्पादन के जो तरीकों के घटक हैं इन्हें हम एक वृहद रूप से मोटे रूप से 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यथा पहला है उत्पादन की शक्तियाँ। उत्पादन की शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के सभी साधनों से है, जैसे भूमि, मजदूर, तकनीक, ऊर्जा के विभिन्न साधन जैसे बिजली, कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो उत्पादन की शक्तियाँ जो हैं उनका क्या अर्थ है? तो उनका अर्थ उत्पादन के सभी प्रकार के साधनों से है, जिसमें शामिल हैं भूमि, मजदूर, तकनीक और ऊर्जा के अलग अलग साधन, जिसमें बिजली, कोयला, पेट्रोलियम सभी सम्मिलित हैं। दूसरे हैं उत्पादन के संबंध। उत्पादन के संबंध के अंतर्गत वे सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं। तो उत्पादन के संबंध के रूप में मार्क्स उन सभी आर्थिक संबंधों को रखते हैं जो कि मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पादन के संबंध संबंधी भी होते हैं क्योंकि ये उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से संबंधित होते हैं। तो उत्पादन के जो संबंध है ये आपस में भी संबंधी होते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से ही संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत मुख्यतः प्रकृति, जंगल, भूमि, जानवर तथा तकनीक इत्यादि साधन आते हैं। तो आदिम साम्यवाद की हम बात करें तो वहाँ उत्पादन के तरीकों में क्या क्या शामिल है? तो प्रकृति, जंगल, भूमि या फिर जानवर, तकनीक, ये सभी चीज़ें वहाँ उत्पादन के साधनों में शामिल थे। इसमें तकनीक के आदिम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पत्थर के सरल औजार तथा शिकार के हथियार। तो इस आदिम साम्यवाद के दौरान उत्पादन के दौरान तकनीक के आदिम तरीके या पुराने तरीके जो थे उनका ही उपयोग होता था, जैसे पत्थर के सरल औजारों का या शिकार के कुछ अलग अलग औजारों का।
इसमें उत्पादन के संबंध सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे और इस आदिम साम्यवाद में उत्पादन के जो संबंध थे वे एक सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे। इस समय निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। शिकार तथा संग्रहण के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप में थे। यानी इस आदिम साम्यवाद के दौरान निजी संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं थी, एक सामूहिक संपत्ति पर आधारित संबंध हुआ करते थे और शिकार और संग्रहण के जो आदिम तरीके हुआ करते थे या पुराने तरीके हुआ करते थे वो एक मजदूर संगठन के रूप में माने जाते थे। प्रश्न संख्या 4 है, मार्क्स के अनुसार विभिन्न वर्गों के संघर्ष क्यों होते हैं। तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान दिया अपने अध्ययनों में और उनके अनुसार विभिन्न वर्गों में संघर्ष आखिर क्यों होते हैं, आइए देखते हैं। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार तथा संपत्ति के संबंधों में उनका समान हित तथा उद्देश्य होते हैं। मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक काल में समाज में मुख्यतः 2 वर्ग रहे हैं। तो मार्क्स ने अपना तर्क दिया कि जो सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया होती है, इस उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे स्वतः ही एक वर्ग का निर्माण करते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्तियों की जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार और संपत्ति के जो संबंध है उसमें उनके यदि समान हित और उद्देश्य होते हैं तो वो एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं। मार्क्स का ये मानना था कि प्रत्येक काल में समाज का जो भी उद्भव का इतिहास रहा है, हर काल में समाज में मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं। एक वर्ग वह है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और दूसरा वर्ग वह है जो साधनहीन होता है। पहला वर्ग शोषक वर्ग होता है और दूसरा वर्ग शोषित। तो बिल्कुल जो मार्क्स का मानना था वो ये था कि ये जो 2 वर्ग है उनमें से पहला वर्ग वो है जिसका कि उत्पादन के सभी साधनों पर अपना नियंत्रण होता है और दूसरा वर्ग वो है जो पूरी तरीके से साधनहीन होता है। तो पहला वर्ग शोषक वर्ग कहलाता है और दूसरा कहलाता है शोषित वर्ग। मार्क्स और एंगल्स के शब्दों में आज़ाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार एवं सर्फ, श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर एक शब्द में क्रमशः शोषक और शोषित एक दूसरे का निरंतर विरोध करते रहे हैं। इस वर्ग संघर्ष के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि आज़ाद तथा दास कहा जाए, कुलीन तथा सामान्य जन कहा जाए, जमींदार तथा सर्फ कहा जाए या श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर कहा जाए, या इन सबको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि एक वर्ग शोषक है और एक वर्ग शोषित है। ये दोनों वर्ग एक दूसरे का निरंतर विरोध करते रहे हैं और वर्ग संघर्ष के जो प्रमुख कारण हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला, वर्गों के हितों में परस्पर विरोध। तो प्रत्येक काल के समाज में 2 वर्ग, साधन संपन्न वर्ग और साधनहीन वर्ग पाए जाते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में दोनों वर्गों के हित परस्पर विरोधी होते हैं। तो ये चर्चा अभी हमने की कि प्रत्येक काल में प्रत्येक समाज में साधनहीन वर्ग और साधन संपन्न वर्ग 2 वर्ग होते हैं और उत्पादन की प्रक्रिया में इन दोनों वर्ग के जो हित हैं, जो उद्देश्य हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी होते हैं। दूसरा कारण है वर्ग चेतना। मार्क्स का कहना है कि 2 वर्ग सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी भी हों तो भी वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते हैं। संघर्ष होने के लिए आवश्यक है कि वे अपने वर्ग हित तथा पहचान के प्रति जागरूक हों, साथ ही अपने विरोधी के हितों तथा पहचान के प्रति सजग रहें। तो मार्क्स ये भी कहते हैं कि 2 वर्ग भले ही एक दूसरे के सिद्धांत विरोधी भी हों, दोनों के हितों में टकराहट भी हो, तो भी वे स्वतः या अपने आप ही संघर्ष में नहीं पड़ जाते हैं। संघर्ष होने के लिए यह आवश्यक होता है कि ये जो वर्ग है ये अपने वर्ग हित को, अपनी पहचान को जान पाएँ, इसके प्रति जागरूक हो पाएँ और साथ ही साथ जो विरोधी वर्ग है उसके हितों और पहचान के प्रति भी जागरूक हो जाएं। इसे मार्क्स ने वर्ग चेतना का नाम दिया है।
इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के बाद राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। इस प्रकार आर्थिक प्रक्रियाएं ज़्यादातर वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। तो मार्क्स ने इस सजगता को वर्ग चेतना का नाम दिया है। और इस प्रकार की वर्ग चेतना जब विकसित होती है तो उसके बाद मार्क्स कहते हैं कि राजनीतिक गोलबंदी के तहत ही वर्ग संघर्ष उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं ये ही अधिकतर वर्ग संघर्ष को उत्पन्न करती हैं। तीसरा कारण है राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां। वर्ग चेतना के उत्पन्न होने के बाद राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। राजनीतिक गोलबंदी के निर्माण में प्रभुत्व वर्ग की विरोधी विचारधारा तथा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाएं भी वर्ग संघर्ष को प्रेरित करती हैं। अनुकूल सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो बिल्कुल मार्क्स कहते हैं कि जब वर्ग चेतना उत्पन्न होती है उसके बाद राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। तो इस राजनीतिक गोलबंदी का जो निर्माण होता है इसमें जो प्रभुत्व वर्ग होता है, जो शासन करने वाला वर्ग होता है, उसकी जो विरोधी विचारधारा है वो अपनी भूमिका निभाती है और सामाजिक राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं ये भी वर्ग संघर्ष को प्रेरित करती हैं। और इस प्रकार से अनुकूल सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होने पर ही जो वर्ग संघर्ष है वो क्रांति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सामाजिक तथ्य क्या हैं, हम उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानते हैं, आइए जानते हैं। सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं। वे व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं जिसे केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये कोई स्थिर धारणाएं नहीं हैं बल्कि इन्हें गतिशील धारणा के रूप में समझा जाना चाहिए। सामाजिक तथ्य व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करते हैं। तो एमिल दुर्खाइम द्वारा सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई। हम अध्याय में भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि ये सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं। ये व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं, बाहरी होती हैं और इन्हें केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। साथ ही ये वास्तव में स्थिर धारणाएं नहीं होती हैं, ये गतिशील धारणाएं होती हैं और सामाजिक तथ्य ही वास्तव में एक व्यक्ति के समाज में आचरण को नियंत्रित करते हैं। दुर्खाइम ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं तथा जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। तो दुर्खाइम ने सामाजिक तथ्य को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए। सामाजिक तथ्यों में कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के सभी तरीके सम्मिलित हैं। या व्यक्ति जिस प्रकार कार्य करता है उसके सोचने के तरीके, उसके अनुभव के तरीके इसमें शामिल हैं और व्यक्ति के लिए ये बाहरी होते हैं लेकिन अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। सामाजिक तथ्यों की पहचान। सामाजिक तथ्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं जिनके आधार पर हम सामाजिक तथ्यों को पहचान सकते हैं। तो पहली विशेषता है सामाजिकता। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं जिनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है। तो सामाजिक तथ्य एक प्रकार के सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं और इनका उद्भव जो है ये व्यक्तियों के संगठन से ही होता है। इनकी उत्पत्ति का आधार शक्ति न होकर सामाजिक साहचर्य है। तो इन सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति का आधार कोई शक्ति नहीं है बल्कि सामाजिक साहचर्य है। इसका विकास सामाजिक चेतना से होता है, इसलिए लोग सामाजिक तथ्य के दबाव के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो जो सामाजिक तथ्य हैं इनका विकास सामाजिक चेतना से ही होता है और लोग जो हैं वो सामाजिक तथ्यों के दबाव के अनुरूप ही व्यवहार किया करते हैं। दूसरी विशेषता है बाह्यता। सामाजिक तथ्य में बाह्यता की विशेषता होती है। इसका निर्माण व्यक्ति नहीं करता है बल्कि समाज करता है।
अतः सामाजिक तथ्य व्यक्ति की चेतना से बाहर है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो सामाजिक तथ्य हैं इनमें एक विशेषता बाह्यता की होती है, क्योंकि इनका निर्माण स्वयं व्यक्ति नहीं करता है अपितु समाज करता है, और इस कारण यह व्यक्ति की चेतना से बिल्कुल बाहर होते हैं। इसके उदाहरणों में सामाजिक मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार, अभिवादन आदि को लिया जा सकता है। तो इन सामाजिक तथ्यों के उदाहरण के रूप में हम सामाजिक मूल्यों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को, अभिवादन के तरीकों को, त्योहारों आदि को रख सकते हैं। तीसरी विशेषता है बाध्यता। सामाजिक तथ्यों की एक अन्य विशेषता उसकी बाध्यता है। सामाजिक तथ्यों का निर्माण अनेक व्यक्तियों द्वारा या व्यक्तियों के संगठन द्वारा होता है, अतः ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और किसी भी व्यक्ति पर इनका बाध्यता मूलक प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक तथ्यों की एक बड़ी विशेषता है उनकी बाध्यता। तो सामाजिक तथ्यों का निर्माण जो है वह व्यक्तियों के संगठन द्वारा होता है या समाज द्वारा होता है, और ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और किसी भी व्यक्ति पर ये बाध्यता मूलक प्रभाव डालते हैं, यानी उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उसके व्यवहार को विशेष दिशा देते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्य न केवल व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं बल्कि उसके सोचने, विचारने आदि के तरीकों को भी प्रभावित करते हैं। तो ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति के व्यवहार को तो प्रभावित करते ही हैं, लेकिन इतना ही नहीं, ये वास्तव में व्यक्ति के सोचने, विचारने के जो तरीके हैं उन पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। सामाजिक तथ्यों की यह बाध्यता व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। तो ये जो बाध्यता है सामाजिक तथ्यों की, यह व्यक्ति के व्यवहार को जो समाज के मानक हैं, जो मूल्य हैं, उनके अनुसार बनाने के लिए ही अभिप्रेरित करती है। अतः सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह तरीका है जो व्यक्ति पर बाहर से दबाव डालने की क्षमता रखता है। वास्तव में सामाजिक तथ्य कार्य करने का एक तरीका है जो व्यक्ति पर बाहर से दबाव डालने का प्रयास करता है या यह क्षमता रखता है। समाज में प्रचलित अनेक सामाजिक तथ्य जैसे नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, वित्तीय व्यवस्थाएं आदि सभी मनुष्य के व्यवहार तथा तरीकों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो समाज में प्रचलित जो कई प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं, जैसे कि नैतिक नियम हैं, जैसे कि धार्मिक विश्वास हैं, जैसे कि वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, ये सभी मनुष्य के व्यवहार और तरीकों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, यानी बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। सामाजिक तथ्य की यह बाध्यता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हो सकती है। तो सामाजिक तथ्यों की ये जो बाध्यता है यह प्रत्यक्ष रूप में भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकती है। चौथी विशेषता है अधिव्यक्तिकता। तो कीम का कहना है कि व्यक्ति की चेतना पर सामाजिक तथ्यों का दबाव इतना अधिक हो जाता है कि व्यक्तिगत चेतना गौण हो जाती है। सामाजिक तथ्य सामाजिक संगठनों की उपज है और इन सामाजिक संगठनों के काम करने की एक निश्चित पद्धति, नियम, उपनियम तथा परंपराएं होती हैं। ये सब व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो अधिव्यक्तिकता के संबंध में हमें याद रखना है कि सामाजिक तथ्य जो हैं वो व्यक्ति की चेतना पर दबाव डालते हैं और ये दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो व्यक्ति की चेतना है वह बिल्कुल गौण हो जाती है। और सामाजिक तथ्य वास्तव में सामाजिक संगठनों से उत्पन्न होते हैं और इन सामाजिक संगठनों के काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, पद्धति होती है, कुछ नियम उपनियम होते हैं, परंपराएं होती हैं और ये सभी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। पांचवी विशेषता है सामाजिक धाराएं। कुछ ऐसे भी सामाजिक तथ्य हैं जो सामाजिक संगठनों व उनके नियम, उपनियमों व परंपराओं की तरह स्पष्ट तो नहीं हैं, लेकिन उनका अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह ही व्यक्ति के ऊपर वर्चस्व होता है। तो कुछ ऐसे भी सामाजिक तथ्य होते हैं जो सामाजिक संगठनों के जो नियम, उपनियम या परंपराएं होते हैं उनकी तरह बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका
अन्य सामाजिक तथ्यों की तरह ही व्यक्ति के ऊपर काफ़ी दबाव या वर्चस्व रहता है। ऐसे सामाजिक तथ्यों को दुर्खाइम ने सामाजिक धाराएं कहा है। तो इस प्रकार के सामाजिक तथ्यों को दुर्खाइम द्वारा सामाजिक धाराओं का नाम दिया गया है। जैसे भूकंप पीड़ितों या बाढ़ पीड़ितों के प्रति संपूर्ण समाज में उत्पन्न सहानुभूति या हमदर्दी की धारा। तो इसके उदाहरण के रूप में दुर्खाइम कहते हैं कि भूकंप पीड़ित या बाढ़ पीड़ित जो लोग होते हैं उनके प्रति संपूर्ण समाज में उत्पन्न जो सहानुभूति होती है या हमदर्दी की धारा होती है वह एक प्रकार की सामाजिक धारा होती है और यह भी एक सामाजिक तथ्य का उदाहरण है। छठी जो विशेषता है वो है क्रिया के तरीके। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने तथा अनुभव करने के तरीके हैं। दुर्खाइम ने क्रिया के तरीकों में निवास करने अथवा रहने के तरीकों को भी शामिल किया है। तो दुर्खाइम के अनुसार जो सामाजिक तथ्य हैं ये कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के हमारे तरीके हैं और उन्होंने इन तरीकों में हमारे निवास करने या रहने के जो तरीके हैं उनको भी सम्मिलित किया है। इनमें सामान्यतः स्थिरता पाई जाती है। प्रत्येक समाज में मकान बनाने के अलग अलग तरीके हैं जो उनकी सामूहिक क्रिया पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं रहने के या निवास करने के, इनमें काफ़ी स्थिरता पाई जाती है। तो प्रत्येक समाज में मकान बनाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं और ये तरीके सामूहिक क्रिया पद्धति को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार भोजन, खान पान इत्यादि जीवन बिताने के भिन्न भिन्न तरीके भी सामाजिक तथ्य हैं क्योंकि वे भी बहुत कम परिवर्तित होते हैं। तो दुर्खाइम बताते हैं कि इसी तरीके से भोजन हुआ, खान पान या जीवन बिताने के जो अलग अलग तरीके हैं ये सभी भी सामाजिक तथ्य ही हैं क्योंकि इनमें भी बहुत कम परिवर्तन होता है। अतः हम सामाजिक तथ्यों को उसकी बाह्यता, बाध्यता, सामाजिकता, अधिवैयक्तिकता तथा क्रिया के तरीकों की विशेषताओं के द्वारा पहचान सकते हैं। इस प्रकार से सामाजिक तथ्यों को पहचानने के लिए दुर्खाइम द्वारा कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, यांत्रिक और सावयवी एकता में क्या अंतर है? तो यांत्रिक और सावयवी एकता कैसे एक दूसरे से अलग हैं, आइए देखते हैं। दुर्खाइम ने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर दो प्रकारों, यांत्रिक एकता वाला समाज और सावयवी एकता वाला समाज में किया है। यांत्रिक और सावयवी एकता में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। तो ये जो दो प्रकार की एकता वाले समाज की बात की है उन्होंने, उन दोनों प्रकार की एकता के अंतर हम देखते हैं। तो पहला अंतर है प्राचीन एवं आधुनिक समाज का अंतर। तो निश्चित ही हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि यांत्रिक एकता प्राचीन समाज की विशेषता है जबकि सावयवी एकता आधुनिक समाज की। यांत्रिक एकता का प्रचलन आदिम एवं प्राचीन समाजों में ही पाया जाता है जबकि सावयवी एकता वर्तमान में व्याप्त आधुनिक समाजों में पाई जाती है। दूसरा जो अंतर है वह समाज में व्यक्ति के मध्य संबंध का अंतर। तो समाज में जिस प्रकार के व्यक्तिक संबंध है उनका भी अंतर इन दोनों प्रकार की एकता में देखा जाता है। यांत्रिक एकता प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होती है जबकि सावयवी एकता में व्यक्ति का समाज के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो बिल्कुल आदिम समाजों की यांत्रिक एकता जो है वह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंधों पर ही निर्भर रहती है, लेकिन आज की आधुनिक काल की सावयवी एकता जो है उसमें समाज के साथ व्यक्ति का प्रत्यक्ष संबंध देखने को नहीं मिलता। तीसरा अंतर है व्यक्तिगत एकरूपता तथा विषमता संबंधी अंतर। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है जबकि सावयवी एकता का आधार इसके सदस्यों की विषमताएं हैं, अर्थात यह व्यक्तिगत विषमताओं पर आधारित होती है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो यांत्रिक एकता है आदिम समाजों की उसका मुख्य आधार ही व्यक्तिगत एकरूपता या समानता होती है, जबकि आधुनिक समाजों की सावयवी एकता का जो आधार है वह होती है
उनके सदस्यों की विषमताएं या विभिन्नताएं। उसके बाद चौथा अंतर है जनसंख्या संबंधी अंतर। यांत्रिक एकता कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है, जबकि सावयवी एकता वृहद जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। तो बिल्कुल हम याद रखेंगे कि यांत्रिक एकता जो है वो छोटे समाजों में या कम जनसंख्या वाले समाजों में व्याप्त होती थी, जबकि जो सावयवी एकता है वो बृहद या बड़ी जनसंख्या वाले समाजों में देखी जाती है। कम जनसंख्या वाले समाजों में व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा व्यक्तिगत संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, अतः इसमें व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। दूसरी तरफ वृहद जनसंख्या वाले समाजों में व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते बल्कि अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। इस प्रकार सावयवी एकता में अधिकतर सामाजिक संबंध अवैयक्तिक होते हैं। तो बिल्कुल कम जनसंख्या वाले जो समाज हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यक्तिक एकरूपता या समानता व्याप्त होती है और व्यक्तिगत संबंध सदैव वहाँ पर प्रत्यक्ष होते हैं, और साथ ही साथ इसमें व्यक्तियों के आपसी संबंध काफ़ी व्यक्तिगत होते हैं, मजबूत होते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें वृहद जनसंख्या वाले आधुनिक समाजों की, तो वहाँ पर व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाए जाते और अप्रत्यक्ष संबंध प्रत्यक्ष संबंधों का स्थान ले लेते हैं, और इस प्रकार सावयवी एकता के जो अधिकतर सामाजिक संबंध हैं वे अवैयक्तिक रह जाते हैं। वैयक्तिक या व्यक्तिगत संबंध वहाँ काफ़ी कम होते हैं। पांचवा अंतर है स्वावलंबन तथा परस्पर निर्भरता संबंधी अंतर। यांत्रिक एकता में विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह होते हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रकारों में लिप्त रहता है। तो बिल्कुल यांत्रिक एकता के जो समाज हैं वहाँ समाज बने होते हैं विभिन्न स्वावलंबित समूहों से, और इन समूहों में प्रत्येक व्यक्ति विशेष समूह का सदस्य रहते हुए एक जैसे क्रियाकलाप में या प्रकारों में ही विलुप्त रहता है। या हम कहें कि जो कोई समूह है जो अपने आप में स्वावलंबित है, उस समूह के सभी लोग एक जैसे कार्यों को परिणाम देते हैं। दूसरी तरफ सावयवी एकता में समाज का आधार संस्थाएं होती हैं और प्रत्येक इकाई अपने आप में स्वावलंबी न होकर दूसरी इकाई पर आश्रित होती है, अतः सावयवी एकता में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। तो जो आधुनिक समाज की सावयवी एकता है वहाँ समाज में जो मुख्य आधार है वो संस्थाएं होती हैं और हर इकाई अपने आप में स्वावलंबी न होकर किसी दूसरी इकाई पर आश्रित होती है, और इस कारण इन सावयवी एकता वाले समाजों में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी अधिक देखी जाती है। सातवां अंतर है सामूहिक चेतना तथा कार्यात्मक भिन्नता संबंधी अंतर। सामूहिक चेतना और कार्यात्मक भिन्नता का अंतर भी देखने को मिलता है। यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना की शक्ति में व्याप्त होती है, जबकि सावयवी एकता की शक्ति श्रम विभाजन या कार्यात्मक भिन्नता में निहित है। बिल्कुल जो यांत्रिक एकता के समाज हैं वहाँ पर शक्ति सामूहिक एक चेतना शक्ति में ही व्याप्त रहती है, जबकि सावयवी एकता जो है वहाँ हम देखें इन समाजों में देखें तो श्रम विभाजन या कार्यात्मक भिन्नता में ही इनकी मुख्य शक्ति निहित होती है। प्रश्न संख्या 7 है, उदाहरण सहित बताएं कि नैतिक संहिताएं सामाजिक एकता को कैसे दर्शाती हैं। तो नैतिक संहिताएं सामाजिक एकता को किस प्रकार दर्शाती है आइए जानते हैं। दुर्खाइम के मतानुसार किसी भी समाज की मुख्य विशेषता उसकी नैतिक संहिताएं होती हैं जो व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करती हैं। दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था। तो दुर्खाइम मानते हैं कि किसी भी समाज की जो मुख्य विशेषता है वो वहाँ की नैतिक संहिताएं ही होती हैं, और ये नैतिक संहिताएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करती हैं। दुर्खाइम मानते हैं कि समाज एक सामाजिक तथ्य होता है और इसका जो अस्तित्व है वो नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर उन्होंने माना है कि समाज एक नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से काफ़ी ऊपर होता है। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिकता को नैतिक आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता था जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौतों के तहत जबरदस्ती
थोपे जाते थे। तो दुर्खाइम मानते हैं कि सामाजिकता को इन नैतिक आचरण की संहिताओं में आसानी से ढूंढ सकते हैं, वहाँ पाया जा सकता है, और ये व्यक्ति पर सामूहिक समझौते के तहत ज़बरदस्ती थोपी जाती है। यानी ये नैतिक संहिताएं एक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता को दबाती हैं और उस पर कुछ विशेष व्यवहार को करने का दबाव डालती हैं। अतः दुर्खाइम ने लिखा है कि सामाजिक एकता एक नैतिक प्रघटना है। इसमें व्यक्तियों के नैतिक विकास की अभिव्यक्ति होती है। नैतिक संहिता के कारण एकता, निर्धनता और आदिमता में भी मनुष्य को प्रसन्न और संतुष्ट रहने की प्रेरणा देती है। तो दुर्खाइम लिखते हैं कि सामाजिक एकता एक प्रकार की नैतिक प्रघटना है। व्यक्तियों के नैतिक विकास की इसके द्वारा आसानी से अभिव्यक्ति हो पाती है। नैतिक संहिता के कारण ही जो एकता है, निर्धनता है या आदिमता की स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों में भी जो निर्धनता और आदिमता की स्थितियां हैं, उन स्थितियों में भी एकता के कारण व्यक्ति को संतुष्ट या प्रसन्न रहने की जो प्रवृत्ति है या जो प्रेरणा है वो प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए प्राचीन समाजों में भौतिकता के अभाव के बावजूद अधिक प्रसन्नता और संतोष दिखाई देता था। इसका कारण प्राचीन समाज में पाई जाने वाली नैतिक संहिता थी जो सामाजिक एकता की सूचक थी। तो उदाहरण के रूप में दुर्खाइम कहते हैं कि प्राचीन समाजों में भौतिकता का अभाव था, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी अधिक प्रसन्नता और संतोष लोगों में दिखाई देता था। और इसका कारण दुर्खाइम कहते हैं कि प्राचीन समाज में पाई जाने वाली नैतिक संहिता थी, और यह नैतिक संहिता ही सामाजिक एकता की सूचक हुआ करती थी। प्रश्न संख्या 8 है, नौकरशाही की बुनियादी विशेषताएं क्या हैं? तो मैक्स वेबर द्वारा नौकरशाही की व्याख्या की गई है, उसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो उन्हीं के अनुसार जो मुख्य विशेषताएं हैं उन नौकरशाही की आइए देखते हैं। कोई भी ऐसा पद सोपानिक संगठन जो बहुत बड़े आधार पर प्रशासनिक कार्यों को तर्कसंगत रूप से चलाने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, उसे नौकरशाही कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा पद सोपानिक संगठन जो कि बहुत बड़े आधार पर प्रशासनिक कार्यों को करता है और तर्कसंगत रूप से चलाता है और बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, यानी कई सारे व्यक्ति उस कार्य को करते हैं, तब जाकर के यह पूरा कार्य संपादन हो पाता है। इस व्यवस्था को, इस संगठन को ही हम नौकरशाही का नाम देते हैं। नौकरशाही की विशेषताएं, पहली है अधिकारियों के प्रकार। नौकरशाही में प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी का कार्य क्षेत्र निश्चित रूप से विभाजित होता है, जो साधारणतः नियमों, विधि तथा प्रशासनिक विधानों से नियंत्रित होता है। इन्हें हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। तो बिल्कुल नौकरशाही की एक बड़ी विशेषता है अधिकारियों के अलग अलग प्रकार। तो कुछ नियमों, विधियों या प्रशासनिक विधानों से ये कार्य नियंत्रित होते हैं। तो पहला है, नौकरशाही संरचना को संचालित करने के लिए नियमित कार्यकलापों को एक निश्चित ढंग से अधिकृत रूप से विभाजित कर दिया जाता है। तो नौकरशाही संरचना सही प्रकार से संचालित हो सके, इसके लिए जो भी नियमित कार्यकलाप हैं जो किसी संगठन द्वारा किए जाने हैं, उन्हें एक निश्चित अधिकृत रूप से विभाजित कर दिया जाता है या बांट दिया जाता है। उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ वर्गों को आवश्यक आदेश देने के लिए सत्ता का वितरण एक स्थायी तरीके से होता है, इसको भी नियमों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। तो उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ वर्गों को आवश्यक आदेश दे पाएं, इसके लिए सत्ता का वितरण स्थायी तरीके से किया जाता है और इस कार्य को भी कुछ नियमों द्वारा सीमित रखा जाता है। चूँकि कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाना होता है, अतः केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जिनके पास उससे संबंधित योग्यता होती है। तो बिल्कुल सभी कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाना आवश्यक होता है। इसी कारण सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जो कि
कुछ संबंधित योग्यता अपने पास रखते हैं। नौकरशाही में सरकारी पदधारी व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वे उनके कार्यकाल के पश्चात भी बने रहते हैं। तो बिल्कुल जो नौकरशाही है उसमें सरकारी पद हमेशा पदधारी से स्वतंत्र होते हैं क्योंकि उस पदधारी के पद से चले जाने के बाद भी वे पद सदैव बने रहते हैं। दूसरी विशेषता है सोपानिक क्रम। अधिकारी तथा कार्यालय श्रेणीगत सोपान पर आधारित होते हैं जहां उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है। निम्न अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्ट होने पर उसके निर्णय के विरुद्ध बड़े अधिकारियों के पास अपील की जा सकती है। तो बिल्कुल अधिकारी जो हैं उनका कार्यालय जो है वो पूरी तरीके से एक श्रेणीगत सोपान व्यवस्था पर ही आधारित होता है और उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों का निर्देशन किया जाता है। निम्न अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्ट रहने पर जो उनका निर्णय है उसके विरुद्ध जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास अपील की जा सकती है। तीसरी विशेषता है लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता। नौकरशाही व्यवस्थाओं का प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है तथा फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है और इसमें सारा जो भी हम कहें रिकॉर्ड है उसे अच्छे से संधारित किया जाता है और फाइलों के रूप में उस रिकॉर्ड को लिखित रूप में संभाल के रखा जाता है। इस तरह के कार्यालयों के कार्यों के संचालन के लिए एक अधीनस्थ कर्मचारी समूह होता है और वास्तव में इस नौकरशाही व्यवस्था में कार्यों के संचालन के लिए एक अधीनस्थ कर्मचारी समूह की व्यवस्था भी होती है। चौथी विशेषता है कार्यालय प्रबंधन। नौकरशाही में कार्यालय प्रबंधन विशिष्ट तथा आधुनिक क्रिया है, अतः यहाँ कार्य के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल कार्यालय प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो नौकरशाही में कार्यालय प्रबंधन को एक आधुनिक क्रिया के रूप में रखा जाता है और यहाँ कार्य के लिए जो प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी होते हैं उनकी आवश्यकता बनी रहती है और उनके कार्यों के फलस्वरूप ही कार्यालय प्रबंधन सही से हो पाता है। पांचवी विशेषता है कार्यालयी आचरण। कार्यालयी क्रियाकलाप कर्मचारियों से संपूर्ण एकाग्रता की अपेक्षा करते हैं, अतः कार्यालय में एक कर्मचारी का आचरण नियमों तथा कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। तो बिल्कुल किसी भी कार्यालय के जो कार्य हैं वो कर्मचारियों से एक संपूर्ण एकाग्रता की निष्ठा की अपेक्षा रखते हैं और कार्यालय में एक कर्मचारी का संपूर्ण आचरण ही कुछ नियमों से कुछ विधानों से बंधा होता है। ये नियम तथा कानून उसके सार्वजनिक आचरण को निजी व्यवहार से अलग करते हैं। चूँकि ये नियम तथा विधान कानूनी रूप से पहचाने जाते हैं अतः कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ये नियम या कानून जो हैं ये कर्मचारी के सार्वजनिक आचरण को उसके निजी व्यवहार से बिल्कुल अलग करते हैं और ये नियम और विधान क्योंकि कानूनी रूप से स्वीकारे जाते हैं या पहचाने जाते हैं और कर्मचारियों को इनके लिए जिम्मेदार भी ठहराया जा सकता है। यानी कोई कर्मचारी यदि इन नियमों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है, इसके विपरीत व्यवहार करता है, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उस कर्मचारी की मानी जाती है। छठी विशेषता है वेतन व पेंशन अधिकार। नौकरशाही में संगठन की आय के आधार पर कर्मचारियों का वेतन तय नहीं किया जाता, वरन पद सोपान में उसके स्तर, पद के दायित्व, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर तय किया जाता है। तो नौकरशाही व्यवस्था में संगठन की आय के आधार पर कर्मचारियों का वेतन निर्धारित नहीं होता है, अपितु पद सोपान में उसका क्या स्थान है, यहाँ पद के जो दायित्व हैं वो क्या है, पद की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है, इन सभी के आधार पर वेतन तय किया जाता है। सातवीं विशेषता है आजीवन व्यवसाय तथा पदोन्नति। नौकरशाही में प्रत्येक कर्मचारी अपने पद को आजीवन बना लेता है। वरिष्ठता या कार्य संपन्नता के आधार पर उसकी पदोन्नति होती रहती है। तो बिल्कुल नौकरशाही में जो भी कर्मचारी है वह अपने पद पर आजीवन बना रहता है और जो भी कार्य संपन्नता या वरिष्ठता वो प्राप्त करता है उसके आधार पर पद पर उसकी पदोन्नति होती रहती है।
प्रश्न संख्या 9 है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार विशिष्ट तथा भिन्न प्रकार की वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता होती है। तो मैक्स वेबर ने एक अलग प्रकार की वस्तुनिष्ठता की चर्चा की कि सामाजिक विज्ञान में एक जटिल वस्तुनिष्ठता आवश्यक होती है। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशिष्ट तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की बात की, जिसे सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। सामाजिक विश्व की खोज मनुष्य के व्यवहार के अर्थों, मूल्यों, समझ, पूर्वाग्रह, आदर्शों इत्यादि पर आधारित है। तो वास्तव में सामाजिक विश्व की खोज या इसका जो अध्ययन है, यह मनुष्य के व्यवहार के विशिष्ट अर्थों, मूल्यों, समझ, पूर्वाग्रह और उसके आदर्शों पर आधारित होती है। सामाजिक विज्ञान के इन विषयगत अर्थों को समझने के लिए तथा उसका संपूर्ण वर्णन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को सदैव समानुभूति समझ यानी अनुभूति के साथ समझ को अपनाना पड़ेगा, और इसे अपनाने के लिए स्वयं को उनके स्थान, जिनकी क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे होते हैं, पर रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैक्स वेबर ने इस समानुभूति समझ की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से विषयगत अर्थों को समझने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों को एक समानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा, और इसे अपनाने के लिए इसे जिनका वे अध्ययन कर रहे हैं उन सामाजिक कर्ताओं के स्थान पर काल्पनिक रूप से स्वयं को रखकर देखना होगा। लेकिन यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करना था, जबकि यह मामला विषयगत था। तो वेबर ने इसके लिए विशिष्ट और विभिन्न या जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता पर बल दिया है। तो ये जो कार्य किया जाना है, ये वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाना है, लेकिन वास्तव में यह मामला कैसा था, विषयगत था। और इस कारण ही वेबर ने इसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की, अलग प्रकार की, काफ़ी कठिन या जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता की बात की है। अतः समानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं तथा प्रक्रिया से प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक अभिलिखित करे, अर्थात समाजशास्त्री दूसरों की विषयगत भावनाओं का वर्णन करें, न कि परखे। वेबर ने इस वस्तुनिष्ठता को मूल्य तटस्थता कहा है। तो समानुभूति समझ को अपनाने के लिए यह आवश्यक माना गया है कि समाजशास्त्री स्वयं की जो मान्यताएं हैं या उनके जो विचार हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनका प्रभाव अपने अध्ययन पर ना आने दें या उनको बिना उनसे प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थों का अध्ययन करें, और जो सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाएं हैं, उनका जो आशय है, उसका वे ईमानदारी पूर्वक अभिलेख करें या उनका उल्लेख करें। और समाजशास्त्री दूसरों की जो विषयगत भावनाएं हैं उनको समझे, उनका वर्णन करे, लेकिन उनको परखे नहीं, उनकी जांच परख ना करे। और वेबर ने इस प्रकार की वस्तुनिष्ठता को मूल्य तटस्थता का नाम दिया है। समाजशास्त्री इन विषयगत मूल्यों का वर्णन तटस्थ होकर इन मूल्यों के प्रति अपनी धारणाओं में बिना बहे करते हैं, यद्यपि यह बहुत कठिन या जटिल है। तो वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्रियों द्वारा इन विषयगत मूल्यों का वर्णन करना होता है पूर्णतः तटस्थ रहकर, और इन मूल्यों के प्रति जो उनकी खुद की धारणाएं हैं उनमें बिना बहे, उनका बिना कोई प्रभाव पड़े, इनकी व्याख्या करनी होती है, यद्यपि यह बहुत कठिन या जटिल कार्य होता है। प्रश्न संख्या 10 है, मार्क्स तथा वेबर ने भारत के विषय में क्या लिखा है, पता करने की कोशिश कीजिए। तो मार्क्स और वेबर दोनों ने भारत के संबंध में कुछ अध्ययन करके अपना लेखन कार्य किया था। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। भारत के विषय में मार्क्स का लेखन। मार्क्स के समय भारत में 1857 का विद्रोह हो चुका था। मार्क्स की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सन 1847 में प्रकाशित हुई, और इसके 10 वर्ष बाद ही भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ।
मार्क्स के काल की हम बात करें तो उसी दौरान 1857 का विद्रोह हुआ था और मार्क्स की एक पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुई 1847 में और इसके 10 वर्ष बाद ही हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम का जो प्रथम विद्रोह था वो हुआ था। मार्क्स ने भारत के इस स्वाधीनता संग्राम को भारत में पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का एक प्रयास बताया। तो इस संबंध में मार्क्स का कहना था कि ये जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम है ये एक प्रकार से भारत से पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की तरफ पहला कदम है। उस व्यवस्था को भारत से निकालने के लिए किया गया प्रथम प्रयास है। लंदन से प्रकाशित एक समाचार पत्र में मार्क्स ने टिप्पणी की कि फ्रांस की क्रांति जब मजदूर को उसका हक दिला सकती है तो भारत में यह क्यों नहीं हो सकता। 14 मार्च 1883 को मार्क्स का निधन हो गया। वे भारत के बारे में उत्कृष्ट विचार रखते थे। तो लंदन से प्रकाशित एक समाचार पत्र में मार्क्स ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि फ्रांस की क्रांति जब मजदूरों को उनका हक दिला सकती है तो भारत में यह क्यों नहीं हो सकता है। और 14 मार्च 1883 को मार्क्स का निधन हो गया और मार्क्स वास्तव में भारत के बारे में कुछ इस प्रकार के उत्कृष्ट विचार रखते थे। भारत के विषय में मैक्स वेबर का लेखन। प्रथम विश्व युद्ध को वेबर ने अपनी आंखों से देखा था। वे भारत द्वारा इस युद्ध में भाग लेने के विरोधी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो मैक्स वेबर ने प्रथम विश्व युद्ध को स्वयं अपनी आंखों से देखा, यानी कि उन्हीं के काल में यह विश्व युद्ध हुआ था। वे भारत द्वारा इस युद्ध में भाग लेने के विरोधी थे और वे भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वेबर ने भारत में हिंदू धर्म की व्याख्या बहुत विस्तार से की है। भारत के धर्म के विषय में वेबर के विचारों का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। वास्तव में वेबर ने भारत में हिंदू धर्म की व्याख्या काफ़ी विस्तार से की है। तो किस प्रकार उन्होंने अपना वर्णन प्रस्तुत किया, आगे कुछ बिंदुओं में हम देखते हैं। पहला, जाति। वेबर के अनुसार भारत में जाति सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय धुरी है। तो वेबर मानते थे कि भारत में जाति सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण धुरी है या एक केंद्रीय बिंदु है। वेबर ने जातियों को एक विशेष प्रकार का जन्मानुगत परिस्थिति बताया जिनके नियंत्रण के व्यवहार, मात्रा और विस्तार दोनों में अतुलनीय हैं। इस प्रकार के नियंत्रणों में अंतर्विवाह, खान पान के नियम प्रमुख थे। तो बिल्कुल वेबर ने कहा कि जाति एक विशेष प्रकार की जन्मानुगत परिस्थिति होती है और इसके नियंत्रण जो है उसका व्यवहार, मात्रा और विस्तार दोनों में ही देखा जाता है। और इस प्रकार के नियंत्रणों के रूप में उन्होंने अंतर्विवाह को और खान पान के जो नियम हैं उनको प्रमुख बताया था। जाति प्रणाली के संबंध में वेबर ने अपने विचारों को विजयों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर संस्कृतिकरण तथा प्रजातीय मिश्रण तथा जनजातियों द्वारा हिंदू धर्म को स्वीकार करने आदि के रूप में हुआ। तो जाति प्रणाली के संबंध में वेबर ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में हम संस्कृतिकरण को देखते हैं, प्रजातीय मिश्रण को देखते हैं और जनजातीय द्वारा हिंदू धर्म को स्वीकार करने के रूप में देखते हैं। वेबर का कहना है कि जातियां अपनी स्वीकारोचित आजीविकाओं को सीमित रखती हैं। वे एक निश्चित मर्यादा के एक परिस्थिति समूह के अनुरूप हैं। वे विशुद्ध सामाजिक समूह हैं और वे अंतर्विवाह को व्यवहार में लाती हैं। तो वेबर का कहना था या उनके लेखन में उन्होंने ये लिखा कि जातियाँ जो हैं वो अपनी स्वीकारोचित आजीविकाओं तक ही सीमित रहती हैं, यानी जिस भी जाति का जो भी आजीविका का पहले से साधन निश्चित होता है वे उसी आजीविका को अपनाते हैं और एक निश्चित मर्यादा के एक परिस्थिति समूह के अनुरूप है। तो निश्चित मर्यादा है प्रत्येक जाति की और उसी के आधार पर कुछ परिस्थिति समूह बने हुए हैं। ये विशुद्ध सामाजिक समूह हैं और वे अंतर्विवाह को व्यवहार में लाते हैं, यानी अक्सर उन जातियों में अंतर्विवाह देखने को मिलता है।
दूसरा, उन्होंने ब्राह्मणों की स्थिति की चर्चा की। वेबर का मानना है कि संभवतः भारतीय समाज की आरंभिक स्थिति में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च नहीं थी। तो वेबर कहते हैं कि भारतीय समाज की जो आरंभिक स्थिति थी तब शायद ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च स्तर की नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों की स्थिति राजाओं के काल में सुधरने लगी और बाद में वे इसलिए प्रमुख हो गए कि राजाओं और अभिजात व्यक्तियों के कुल पुरोहितों के रूप में उन्हें उन पुरोहितों के मुकाबले प्रधानता मिल गई जो सामुदायिक यज्ञ करवाते थे। तो वेबर ने इस बारे में अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है कि धीरे धीरे जो ब्राह्मण थे उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई, वे प्रमुख हो गए। उसका कारण ये था कि राजाओं और अभिजात व्यक्तियों के जो कुल पुरोहित हुआ करते थे उस रूप में अन्य पुरोहित जो कि सार्वजनिक यज्ञ कराते थे उनकी तुलना में उन्हें प्रधानता प्राप्त हुई, यानी कुल पुरोहित जो थे वो अधिक महत्व रखने लगे। उन पुरोहितों के पद के अनुरूप ब्राह्मण जाति की वृत्ति में वैदिक अध्ययन, धार्मिक शिक्षा और पुरोहिती कार्य संपादित करना था। तो उन कुल पुरोहितों के रूप में जो कार्य थे पुरोहितों के वो थे वैदिक अध्ययन करना, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना और पुरोहिती कार्य संपादित करना। इन सेवाओं के द्वारा एक ब्राह्मण केवल दक्षिणा स्वीकार करता था। जो लोग उसकी सेवा की प्रार्थना करते थे उनका धार्मिक कर्तव्य था कि वे दक्षिणा दे। तो उस काल में वेबर बताते हैं कि ये सभी सेवाएं करते हुए एक ब्राह्मण सिर्फ दक्षिणा स्वीकार करता था और जो भी लोग उसकी सेवा प्राप्त करना चाहते थे उससे प्रार्थना करते थे और उनका एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता था कि वे उस ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करें। तीसरी बात करते हैं वेबर धर्मनिरपेक्ष नीति की। वेबर ने भारत के बौद्ध, जैन और हिंदू परंपरावाद को ऐसे सुसंस्कृत सम्भ्रांत वर्ग के धार्मिक आंदोलनों के रूप में देखा जो धर्म के सभी मामलों में साधारण जनों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानता है। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष नीति के संबंध में वेबर का कहना था कि भारत के बौद्ध, जैन और हिंदू परंपरावाद की जो स्थिति है वो ऐसी है कि एक सुसंस्कृत सम्भ्रांत वर्ग के धार्मिक आंदोलन हुए और उन धार्मिक आंदोलनों के द्वारा धर्म के सभी मामलों में जो साधारण जन थे, साधारण लोग थे, उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ने साधारण जनों पर कोई विशेष कठोर नियम नहीं ला दिए। वो कहते थे कि प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म था उसने साधारण लोगों पर कोई विशेष प्रकार के कठोर नियम लागू नहीं किए। इस प्रकार उसने धर्मनिरपेक्ष शासन समूह के हितों की व्यवस्था की और इस प्रकार बौद्ध धर्म के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शासन समूहों के हितों की एक व्यवस्था प्रारंभ की गई। ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रमुख धर्म जनप्रिय बनने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करने लगे और बौद्ध धर्म एक बड़ा धर्म प्रचारक आंदोलन बन गया। तो इन परिस्थितियों में भारत के जो प्रमुख धर्म थे वे लोगों के प्रिय, जनप्रिय बनने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे और बौद्ध धर्म वास्तव में एक बहुत बड़ा धर्म प्रचारक आंदोलन बन गया था। इसकी प्रतिक्रिया में ब्राह्मण परंपरावादिता ने भी अपने को सामान्य अनुयायियों के धार्मिक हितों की व्यवस्था की। तो इसी दौरान क्या हुआ कि इसकी प्रतिक्रिया में जो ब्राह्मण परंपरावादिता थी उन्होंने भी स्वयं को अपने सामान्य अनुयायियों के जो धार्मिक हित थे उनको ध्यान में रख के अपनी व्यवस्था प्रारंभ करी। ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रमुख धर्म जनप्रिय बनने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करने लगे और बौद्ध धर्म एक बड़ा धर्म प्रचारक आंदोलन बन गया। इसकी प्रतिक्रिया में ब्राह्मण परंपरावादिता ने भी अपने को सामान्य अनुयायियों के धार्मिक हितों के अनुकूल बनाया। और अगली विशेषता है धार्मिक विश्वासों का अध्ययन। वेबर ने हिंदू धर्म के धार्मिक विश्वासों का अध्ययन किया है और लिखा है कि हिंदू धर्म के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, आत्मा का पुनर्जन्म और कर्म। तो उन्होंने हिंदू धर्म के धार्मिक विश्वासों का अध्ययन कर बताया कि हिंदू धर्म के दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है आत्मा का पुनर्जन्म और दूसरा है कर्म। प्रत्येक जन्म में पूर्व जन्म के पापों के अनुसार फल मिलता है। आत्मा को अमर नहीं माना जाता और मृत आत्मा की शांति के लिए
पूजा आदि की जाती है, जिससे दिवंगत आत्मा को भूखा मरने से बचाया जा सकता है। अंत में ब्राह्मणों की कल्पना ने यह विचार व्यक्त किया कि मृत आत्मा दूसरा जीवन पाएगी। पुनर्जन्म के इस विचार को मनुष्यों के अच्छे बुरे कर्मों के फल के विचार से जोड़ दिया गया। तो ये सारी चर्चा वेबर ने उल्लेखित की है कि प्रत्येक जन्म में पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनके अनुसार फल मिलता है, ऐसी धारणा हिंदू धर्म में है। आत्मा को अमर नहीं माना जाता, अपितु मृत आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है और इसके अलावा दिवंगत आत्मा को भूखा मरने से बचाया जा सकता है। इस प्रकार के मत भी वेबर ने प्रकट किए। अंत में ब्राह्मणों की कल्पना से इस प्रकार का विचार उन्होंने व्यक्त किया कि मृत आत्मा जो है वह दूसरा जीवन पाएगी। पुनर्जन्म के इस विचार को मनुष्यों के अच्छे बुरे जो कर्म हैं उनके फलों के विचार से जोड़ दिया गया है। वेबर ने कहा कि मनुष्य के कर्मों का प्रभाव अगले जन्म में उसके भाग्य पर अनिवार्य रूप से पड़ता है और प्रत्येक मनुष्य का सामाजिक पद जाति व्यवस्था से बंधा हुआ है। इस प्रकार वेबर ने भारतीय समाज की संरचना और धार्मिक विकास के अध्ययन में मुख्य रूप से धार्मिक नेतृत्व और जाति व्यवस्था के संदर्भ में जनता की धार्मिक रुचि पर विचार किया है। तो ये सारे विचार थे जो कि वेबर ने हिंदू धर्म के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में प्रकट किए हैं। प्रश्न संख्या 11 है, क्या आप कारण बता सकते हैं कि हमें उन चिंतकों के कार्यों का अध्ययन क्यों करना चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है? इनके कार्यों का अध्ययन न करने के कुछ कारण क्या हो सकते हैं? तो हम ऐसे विचारकों के अध्ययन करते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ये अध्ययन क्यों करने चाहिए और इनके कार्यों का अध्ययन करने के कुछ कारण क्या हो सकते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ बिंदु बता रही हूँ, इनकी सहायता से आप इस उत्तर को और बेहतर बना सकते हैं। हमें समाजशास्त्र के उन चिंतकों का अध्ययन करना चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि पहला, इससे समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा का ज्ञान होता है कि किस प्रकार उनके विचारों ने समाजशास्त्र की नींव रखी तथा उसका विकास किया। तो बिल्कुल जिन समाजशास्त्रियों की मृत्यु हो चुकी है उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा किस प्रकार की थी, किस प्रकार इन लोगों के, इन समाजशास्त्रियों के विचारों ने समाजशास्त्र विषय की नींव रखी और किस प्रकार इस विषय का आगे विकास हुआ। दूसरा, इनके विचार और सोच आधुनिक परिवेश में भी प्रासंगिक हैं। उनके सिद्धांतों की समालोचना होती है और इनमें समय के साथ महत्वपूर्ण संशोधन भी होते रहते हैं, जिससे ये विचार आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक बने रहते हैं। तो बिल्कुल इनके जो विचार हैं, इनकी सोच आधुनिक परिवेश में भी काफ़ी प्रासंगिक है। इनके सिद्धांतों की समालोचना होती रहती है और समय के साथ उनमें संशोधन भी किया जाता है, जिससे कि ये जो विचार हैं वे आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक माने जाते हैं। तीसरे, उन चिंतकों द्वारा प्रदान की गई अवधारणाएं उनके सामाजिक परिवेश से प्रभावित थी। इससे हमें उस काल के सामाजिक परिवेश का पता लगता है कि किन सामाजिक परिवेश व परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन चिंतकों ने ये विचार प्रस्तुत किए। तो बिल्कुल जिन भी चिंतकों को हम पढ़ते हैं उनके विचारों पर उस समय के सामाजिक परिवेश का प्रभाव देखने को मिलता है और उनके विचारों को अध्ययन कर हम ये जान पाते हैं कि उस समय का सामाजिक परिवेश किस प्रकार का था और इन सामाजिक परिवेशों और परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। चौथा, इन चिंतकों द्वारा अध्ययन की जो पद्धतियाँ काम में ली गई हैं हमें उनकी जानकारी मिलती है और हमारे ज्ञान का विकास होता है। उन पद्धतियों की गुणवत्ता पर हम विचार कर सकते हैं और उपयोगी पाते हुए हम अपने अध्ययन में उसे अपना सकते हैं। तो इन चिंतकों द्वारा अध्ययन की जो भी पद्धतियाँ काम में ली गई हैं, उपयोग में ली गई हैं, उसकी जानकारी हमें मिल पाती है और हमारे ज्ञान का आगे विकास हो पाता है। उन पद्धतियों की जो गुणवत्ता रही उस पर हम अपना चिंतन कर सकते हैं और उपयोगी पाते हुए यदि हमें वो पद्धतियाँ उपयोगी लगती हैं तो हम उन्हें अपने अध्ययन में भी अपना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने हमारे अध्याय 4 का जो अंतिम भाग है वह भी पूर्ण कर लिया है और अब हम अगले वीडियो में हमारा अध्याय 5 जो कि अंतिम अध्याय है उसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे।
प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।